अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। एक दफ़ा फिर हम आपको वेलकम बैक करते हैं हमारा जो इंग्लिश का लेक्चर है यहाँ पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5। और इससे पहले आप सब लोगों को बिलेटेड ईद मुबारक एज वेल। जैसे अगर किसी को हमने विश करना हो बर्थडे पे तो हम कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे, लेकिन अगर हम उसकी बर्थडे भूल जाएं तो फिर कैसे विश करेंगे? जिसे हम कहते हैं गुज़श्ता ईद मुबारक, ठीक है, या गुज़श्ता जो है वो आपको सालगिरह मुबारक। तो इसको कैसे कहते हैं? इसके लिए वर्ड जो है वो अंग्रेज़ी में यूज़ होता है बिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि बिलेटेड ईद मुबारक, जो गुज़श्ता ईद है एक दफ़ा, चूँकि आज हमारा ईद के बाद सामना हो रहा है तो मैं आप लोगों को उसके मुबारक दे रहा हूँ। होपफुली आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी, आपने खूब इंजॉय किया होगा इन दिनों के अंदर। और चूँकि वो दिन गुजर गए हैं, गुज़श्ता हो चुके हैं, और अब हमने पढ़ाई की तरफ दोबारा आना है। अब तक बहुत क्लैरिटी भी आ चुकी है कि पेपर्स होने हैं, नहीं होने हैं, कब होंगे, क्या होगा, कैसे प्रमोट होंगे, अगले साल क्या बनेगा, ये सब चीज़ें जो है वो आपके सामने क्लियर हैं। और ये जो है वो एक अच्छी बात जो मुझे फ़ील हो रही है वो ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 4 जो हैं वो यूनिट कंप्लीट कर लिए। उसकी एक्सरसाइज में भी ग्रामर के सारा पोर्शन जो कुछ भी था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज जब हमारा 5 हो जाएंगे तो समझे कि हाफ ऑलमोस्ट हमारी बुक जो है वो तो ख़त्म हो गई। तो हम बड़ी तेज़ी से जो है वो अपना सारा सिलेबस इसको ख़त्म करेंगे और इसको रिवाइज भी करेंगे। चलो जी, शुरू करते हैं। आज हमारे पास यूनिट 5 में बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, द रेन। अच्छा जी, ये पोएम पढ़ाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपसे कासिम कह रहे ग्रामर नहीं करनी थी बेटा। ग्रामर में पिछले 4 यूनिट के अंदर जितनी चीज़ें थी वो हम कर चुके हैं, समझ आ रही है? तो आप अलग से अगर कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हो कासिम तो मुझे बता दो, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम साथ साथ अपना जो है वो भी अपना बुक को तो लेके चलना है ना। द रेन, इसमें मैं आपसे जो एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूँ वो होपफुली आपने अब से पहले पढ़ लिया होगा और आपको बड़ी अच्छी तरह ये आता होगा, लेकिन स्टिल लेट्स सी कि आपको कितना याद है। अच्छा जी, ठीक है, ऑलराइट। तो अली बेटा, फिर ऐसा करेंगे कि जो यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों की जो एक्सरसाइज के अंदर जो ग्रामर पोर्शन होगा ये हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। आज हम यूनिट 5 जैसे स्टार्ट करें तो यूनिट 4 और यूनिट 5 की एक्सरसाइज जो है वो इकट्ठी अगले आने वाले लेक्चर में हो जाएगी। ये पोएम तो एक लेक्चर में हम अभी पढ़ लेंगे आज। ये बड़ी आसान छोटी सी पोएम है और आज इसकी एक्सरसाइज में भी कुछ हम काम करेंगे। तो मुझे जल्दी से बता दो, व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? कितने बच्चे हैं जो अभी हमारे पास ऑनलाइन हैं? को लगभग 42 जो इस वक्त कैंपस पर हैं, और आई डोंट नो कि यूट्यूब पर इस वक्त हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी बच्चे इस वक्त मुझे यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप campus.pk के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना लेक्चर वहां से ऑनलाइन लिया करें। क्योंकि आपके अगर क्वेश्चन आंसर्स हमने करने हैं तो हम कैंपस के जो बच्चे हमारे सामने आ रहे थे हम उनके क्वेश्चन लेते हैं, उनका आंसर करते हैं, और जो टेस्ट होता है वो भी सिर्फ कैंपस की वेबसाइट पर शो होता है। तो आप यूट्यूब पर लाइव लेक्चर तो सुन सकते हैं लेकिन ना टेस्ट दे सकते हैं। आगे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी वो भी नहीं दे सकेंगे, और आप क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर भी आपको नहीं मिल सकेगा। तो आप कैंपस के ऊपर रजिस्टर जो है वो अपने आप को करवा लें। अच्छा जी, जल्दी से बता दें। अच्छा जी, दानिया कह रही है ब्लैंकेट ऑफ स्नो। ओके, 45 जैनब। अच्छा, जैनब कह रही मैं 43rd थी। ओके बेटा जी, पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन तो बता दो, जल्दी से बता दो। शाबाश, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। कितनी बातें करनी है आप लोगों ने? या आपको आती नहीं है तो फिर भी बता दो कि जी हमें नहीं पता पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं, तो फिर मैं जल्दी से आपको लिख दूं व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, ऑलराइट। ज़नेरा बिल्कुल सही। आइडिया गिवन अबाउट ह्यूमन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ज़नेरा को मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट पता है लेकिन शायद वो सही लिख नहीं पाई हैं। चले मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सही। मोहम्मद, आप सही लिख रहे हो। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि ये एक टेक्निक है, ठीक है। वो टेक्निक क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो ह्यूमन या फिर मैं कहूं लिविंग बीइंग्स, जो जानदार चीजें होती हैं,
traits are associated with non-living objects to define them. जब हम बेजान चीजों को डिफाइन करने के लिए उनके साथ वो खूबियां एसोसिएट कर देते हैं जो इंसानों या जानदारों के अंदर होती हैं, वो खूबी बेजान के अंदर नहीं होती, तो एक ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ एक जानदार कर सकता है, वो एक्टिविटी हम जोड़ दें किसी बेजान चीज के साथ, तो हम कहते हैं कि हमने यहां पर उस बेजान चीज को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को क्या किया, हमने पर्सोनिफाई किया, पर्सोना, उसे एक शख्सियत दे दी है। जैसे देखें, मैं कहता हूं कि इंसान रो रहा है, अब ये रोने का जो एक्शन है, आंखों से आंसू बहना, ये कोई जानदार ही कर सकता है, तो ये ट्रेड जो है ये किसी लिविंग बीइंग के साथ है। अब मैं कहूं बारिश हो रही है, तो शायर देखता है और कहता है बादल रो रहे हैं, पानी गिर रहा है ना, ऐसे ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप जैसे आंखों से गिर रहे हैं। तो अब ये बेसिकली, अब बादल तो नहीं रो सकते, वो तो नॉन लिविंग है, वो तो बेजान है, लेकिन शायर ने अब ये क्या किया कि ये एक ट्रेड जो है, ये एक जो खूबी है, ये बेजान चीज के साथ एसोसिएट कर दी। यहां पर उसने क्लाउड को क्या कर दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया है। अब जैसे कि रात को सोते हुए जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो खराटे भरते हैं, खराटे लेते हैं, स्नोर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्नोरिंग। अब अगर मैं कहूं कि ट्रेन चल रही है और वो चलते चलते खराटे लेते हुए गुजर गई, जब वो ऐसे वो बोलती है, उसकी आवाज़ जो ट्रेन की आती है, अब ये खराटे लेना ये तो बेसिकली कोई जानदार ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है ये स्नोरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रेन के साथ, बेजान चीज़ के साथ जोड़ दिया, तो हमने यहाँ पर उस ट्रेन को क्या किया, पर्सोनिफाई कर दिया है। शाबाश हूर, सही बता रही हैं। अब आप लोगों को समझ आ गई है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। इस नज़म के अंदर हमें पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट मिलेगा। चलें अब जल्दी से इस पोएम को अब हम शुरू करते हैं। किताबें आपके पास होनी चाहिए। छोटी सी पोएम है लेकिन बड़ी मजे की। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, पहली लाइन के अंदर आ गया पर्सोनिफिकेशन, समझ आ गई। शायर जो है अब वो कहता है कि उसने एक मंजर देखा, बारिश हो रही है और उस बारिश में उसे एक दरख्त नजर आता है। जब अब वो शायर की सारी जो फोकस है वो उस दरख्त के ऊपर, और वो कहता है कि जब मैं इस खूबसूरत मंजर को, ये जो नेचर फितरत का ये जो मंजर है, इसको जब मैं देख रहा हूँ तो मैं सुनता हूँ, मुझे आवाज़ आती है कि दरख्त के जो पत्ते हैं वो बारिश का पानी पी रहे हैं। ऑलराइट, अब ये जब हम पानी पीते हैं तो जब वो पानी हमारे गले से ऐसे गुजरता है तो वो ऐसे एक आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह जब बारिश का जो कतरा उस पत्ते के ऊपर गिरता है तो एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है। तो शायर को लगता है कि जैसे दरख्त के पत्ते जो हैं वो बारिश का पानी पी रहे हैं। अब उसने यहाँ पर ये जो लीव्स हैं जो बारिश का पानी पी रहे हैं, ये तो बेजान हैं, लेकिन उसने उसके साथ एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जोड़ दिया जो बेसिकली किसी जानदार के साथ जोड़ा होता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहेंगे कि लीव्स को उसने क्या किया है, पर्सोनिफाई कर दिया है। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं सुनता हूँ कि दरख्त के पत्ते बारिश का पानी पी रहे हैं। अब आगे बहुत खूबसूरत, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, और मैं सुनता हूँ कि जो ऊपर की सतह पर, दरख्त के ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं वो घने सरसब्ज, या आसान अल्फाज में आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। रिच लीव्स, मैं उन अमीर पत्तों को सुनता हूं जो ऊपर हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ, बीनीथ का मतलब क्या होता है, बॉटम, नीचे, अंडर। बीनीथ मानी अंडर, नीचे या बॉटम, कि जो नीचे वाले सूखे गरीब पत्ते हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, के ऊपर वाले पत्ते सिर्फ एक एक कतरा करके ही नीचे वाले पत्तों को
पानी मुहैया कर रहे हैं। अब ये देखें शायर जो है, इसीलिए ये चीज़ें हमेशा दायमी यूनिवर्सल रह जाती हैं, क्योंकि उसने जो मंजर कशी की है कितनी खूबसूरत है, और उसके अंदर वो बेसिकली हमें एक चीज़ समझाना चाहता है। मैं अब यहाँ पर आपसे एक और कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहूँगा। एक है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? बेसिकली इसे कहते हैं अलामत। लिटरेचर के अंदर बहुत सारी बातें अलामती होती हैं कि एक ख़ास अलामत इस्तेमाल करके उसका जो मीनिंग होता है वो इनडायरेक्टली समझाया जाता है। जैसे देखें, डव है। डव किस चीज की सिंबल है? पीस की। वाइट कलर जो है ये किस चीज के साथ जोड़ा जाता है? ट्रूथ के साथ, नेकी के साथ। इसी तरह जो डार्कनेस है ये किस चीज की अलामत समझी जाती है? ईवल की अलामत समझी जाती है। इसी तरह जो वाइट फ्लैग है ये किस चीज की अलामत समझी जाती है? ये भी पीस की, सुलह की अलामत समझी जाती है। इसी तरह जो रोज है ये किस चीज की अलामत समझी जाती है? मोहब्बत की अलामत। ये अलामतें। अब शायर जो है, फर्ज कर लें वो अमन की बात करना चाहता है, लेकिन वो पीस का वर्ड यूज नहीं करता और वो बात करता है डव के हवाले से, तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली शायर जो है ये एक अलामत यूज कर रहा है। उसका मतलब यहां पर डव नहीं है बल्कि उसका मतलब है पीस। तो ये मुख्तलिफ सिंबल्स जो है इस्तेमाल होती हैं। एक चीज होती है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है कि बेसिकली जब हम कोई ऐसी आप कहें कि फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम जो है वो एक छुपी हुई कोई बात समझाना चाहते हो, या किसी के साथ कोई खूबियां या खामियां एसोसिएट कर देते हैं। मैं कहूं माय सन इज ए लायन, मेरा बेटा शेर है। अब यहां पर मैंने क्या किया कि लायन को मैंने जोड़ दिया अपने बेटे के साथ। अब जब मैं अपने बेटे का जिक्र कर रहा हूं तो एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरह जो खूबियां खामियां शेर के अंदर होती हैं, बहादुरी और ये वो मेरे बेटे के अंदर भी पाई जाती हैं। समझ आ रही है? अब इसी तरह यहां पर बेसिकली जो उसने वर्ड यूज किया है ना, रिच लीफ, अमीर पत्ते, शायर ये नहीं कह रहा कि वो अमीर पत्ते हैं। शायर इससे हमें कुछ समझाना चाहता है। इसको जरा गौर से पढ़िएगा और देखें, बारिश हमेशा ऊपर से होती है। तेज बारिश हो रही है और वो दरख्त के ऊपर गिर रही है, तो जाहिर है जब वो दरख्त के ऊपर गिरेगी तो पत्ते जो ऊपर हैं उनको वो सारे बारिश का पानी मिल रहा है, तो वो जो फिर उन पत्तों से ऐसे कतरा कतरा गिरता हुआ जो है वो एक एक करके बारिश का पानी जो है वो नीचे आएगा, नीचे वाले पत्तों की तरफ। बारिश नीचे से तो नहीं हो सकती कि नीचे से अचानक बारिश शुरू हो जाए और नीचे वाले पत्ते पहले सरसब्ज हो जाएं, वो हमेशा ऊपर से होगी। और ये इसी तरह ही ये मंजर कशी। लेकिन उसने एक इसके अंदर एक खूबसूरत बात जो हमें समझाई है, जो मैं आगे आपको करूंगा। वो कहता है, आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। मैं अमीर पत्तों को जो दरख्त के ऊपर हैं मैं सुनता हूं कि वो नीचे वाले सूखे हुए गरीब पत्तों को बस कतरा, खुद तो सारी बारिश एंजॉय कर रहे हैं लेकिन नीचे वालों को सिर्फ कतरा कतरा बारिश का दे रहे हैं। दिस इज इट्स स्वीट नॉइज टू हियर, या टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर। वो कहता है कि ये शोर, ये आवाज़, ये सुनना बड़ा मीठा लगता है, ये बड़ी मीठी आवाज़ है ये बारिश के गिरने की। दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जब मैं आवाज़ सुनता हूँ करीब ही ये सरसब्ज पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए। अब अगला स्टांजा आ जाता है। अगला स्टांजा के अंदर हालात बदल जाएंगे। वो कहता है, एंड व्हेन द सन कम्स आउट अगेन। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर देखें कि जो नेचुरल एलिमेंट है, जो फितरत है, वो कितनी ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। बारिश का होना, दरख्तों का इस्तेमाल किया गया है, पत्तों का इस्तेमाल किया गया है, सूरज का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बेसिकली फितरत के सारे एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है शायर हमारा इस नज़म के अंदर। तो जिस तरह एक बहुत बड़ी नेमत है बारिश का आना,
अल्लाह की तरफ से या फितरत की तरफ से, इसी तरह सूरज का निकलना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो वो कहता है कि व्हेन द सन कम्स आउट, जब सूरज तलू होता है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाएगी, अ वंडरस, वंडरस यहाँ पर हैरान कुन, खूबसूरत, ठीक है, अमेजिंग, अमेजिंग, हैरान कुन, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। और वो कहता है कि जब ये बारिश रुक जाएगी तो सूरज तलू होगा, और सूरज की रोशनी जो है वो हर उस गोल अंधेर कतरे को भी रोशन कर देगी। जैसे रात को देखो नमी आती है, वो जब सुबह उठते हैं और सूरज की रोशनी उन शबनम के कतरों पर पड़ती है तो वो कतरे चमकने लगते हैं, लेकिन अंधेरे में नहीं चमक सकते। इसी तरह वो जो बारिश जब उन पत्तों पर पड़ती है तो जो पानी, जो कतरे दरख्त के अंदर रह जाते हैं, वहां पर तो अंधेरा है, तो जब सूरज पड़ता है तो वो कतरे भी चमक उठते हैं। वो कहता है आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सूरज अपनी खूब आबोताब से चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, और हाँ यही तो लवली, ब्यूटीफुल, यही तो एक जो है खूबसूरत रूह परवर नज़ारा होगा। अब इसको जब हम इस पोएम को क्रिटिकली पढ़ेंगे तो हमें बेसिकली अंदाज़ा होगा, हमें पता चलेगा कि ये जो पोएम है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द रेन and the leaves drinking the rain. No, poet actually tries to discuss something more critical, something bigger, something more important than just the rain and the leaves drinking rain. शायर क्या कहता है कि देखें, actually he talks about our society. ये जो दरख्त है, this is the world in which we live and we are actually leaves on that tree. तो वो कहता है कि दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ नेमतें हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने भी फ़ायदे हैं, बजाय इसके कि ये तमाम पत्तों को, तमाम लोगों को इक्वली पहुंचाए जाएं, ऐसा नहीं होता। ये जो पहले से ही टॉप पर हैं, जो पहले ही अमीर हैं, सारे फ़ायदे उनको मिल जाते हैं, और गरीब जो तबका है इस माशरे के अंदर, जो गरीब लोग हैं, जो मुतवसत तबका है, जो मिडिल क्लास है, उसे सिर्फ कतरा कतरा वो मिलता है जो अमीर छोड़ देता है। जैसे कहते हैं जी पैसे से पैसा बनता है, तो अगर पता चले जी कि वो फलां एक सोसाइटी बन रही है या वहाँ से रोड बनने जा रहा है, प्लॉट ले लें, अभी तो उसकी कीमत जो है वो सिर्फ आपको 60-70 लाख रुपए देनी पड़ेगी, लेकिन 10 साल बाद वो 7-8 करोड़ का हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। अब 60-70 लाख सारे तो नहीं निकाल सकते, कौन देगा 60-70 लाख? वही देगा जिसके पास हैं। तो जिसके पास आज 60-70 लाख हैं उसके 6 करोड़ हो जाएंगे, 8 करोड़ हो जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएंगे। तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी दौलत को बढ़ा सकता है, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलती है जो पहले ही आगे हैं, जो पहले ही ऊपर हैं। अच्छा जी, स्कूल्स बन गए, कॉलेजेस बन गए, यूनिवर्सिटीज बन गई, जो पहले अफोर्ड कर सकते हैं, हजारों रुपीस पर मंथ स्कूलों की फी, वो अपने बच्चों को उधर भेज देते हैं। उनकी ग्रूमिंग होती है, उनको पॉलिश किया जाता है, उनको नर्चर किया जाता है, वही आगे आते हैं। कोई कारोबार संभालता है, कोई सियासत कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, और गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? जाओ उन स्कूलों में जहाँ पर कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं, जहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं किया जाता, वो माशरे के अंदर उसी तरह पिसते रहते हैं। होना क्या चाहिए कि ये बेसिकली ये तमाम नेमतें सबको बराबर मिलनी चाहिए ताकि सब फायदा उठा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता, जैसा कि बारिश के पानी के साथ हो रहा। अमीर पत्ते जो पहले ही सरसब्ज हैं, रिच लीव्स हैं,
टॉप पर हैं, जितना मर्जी पानी पिए, नीचे क्या मिलेगा? कतरा कतरा, थोड़ा थोड़ा, जो उनका पेट भर गया, जो उन्होंने छोड़ दिया, वो नीचे वालों को मिल जाएगा। तो शायर जो है एक्चुअली ही होप्स फॉर अ न्यू सिस्टम। दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली आई फील के पोएट इज एक्चुअली कॉलिंग फॉर अ रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। वो कहता है कि अब ये दुनिया ऐसे नहीं ठीक होने वाली। इट डिमांड्स अ न्यू सिस्टम, इट रिक्वायर्स अ न्यू सिस्टम like the sun which comes out in the poem and brightens all the, जो हमारे जितने भी डार्क ड्रॉप्स हैं उन सब को, हर चीज को वो रोशन कर देती। इक्वालिटी, बराबरी, जब सारे खुश होंगे। तो वो कहता है कि हमें ऐसा निज़ाम नहीं चाहिए जो बारिश की तरह हो, ऊपर वालों को फ़ायदा पहुंचाए, नीचे वालों को कोई फ़ायदा ना पहुंचाए, बल्कि हमें ऐसा निज़ाम चाहिए जिसकी रोशनी हर अंधेरे में पहुंचे, हर चीज़ को जो रोशन कर दे, हमें वो निज़ाम चाहिए। और वो कहता है कि जब वो निज़ाम आएगा, इट विल बी अ लवली साइट, तो वो असल मंजर होगा जो रूह परवर होगा, जो खूबसूरत होगा। आप समझ आई है बच्चों कि ये पोएम क्या है? क्यों भाई? फातिमा बेटा, ये जो आफ्टर यू हैड लीव आई वेंट टू स्लीप, ये बेटा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस है। इसके अंदर जी शावेज मैं बताता हूँ। फातिमा का मैं आंसर कर लूँ इसमें बेटा कि ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है। इसके अंदर एक क्लॉज अगर पास्ट इंडेफिनिट में आती है तो दूसरी क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में आती है। तो शी हैड लेफ्ट जो है हैड, ज़ाहिर है पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैड के साथ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो दूसरे हिस्से में देखें कि सिंपल सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अच्छा जी, शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। अब ये अगेन कि शी हैड डन हर वर्क या कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर द गेस्ट। अच्छा ये गेस्ट है सिंगल, बिफोर द गेस्ट अराइव्स, ठीक है। तो इसमें आप देखें ना ये प्रेजेंट है, तो जब प्रेजेंट होगा तो उसमें फिर हमें जो है वो उसमें हम दूसरे में हमें जो है वो फ्यूचर यूज करना पड़ता है। फ्यूचर है ना कि एक काम कंप्लीट कर लेगी, तो शी विल हैव फिनिश्ड, ठीक है, विल हैव फिनिश्ड। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर एक क्लॉज के अंदर पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे में जो है वो पास्ट परफेक्ट आएगा। इसी तरह आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक क्लॉज के अंदर हमारे पास अगर प्रेजेंट है तो दूसरे में हम जो है वो दूसरी क्लॉज के अंदर फ्यूचर हमें इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो इसमें वो परफेक्ट है, चूँकि एक काम कंप्लीट होगा तो दूसरा एक्शन उसके साथ जो है वो पॉसिबल होता है। तो इसलिए है कि उसके आने से पहले एक काम मुकम्मल हो जाएगा, हो चुका होगा। तो ये फ्यूचर है, अभी दोनों एक्टिविटी हुई नहीं है, इमेजिनरी कंडीशन है, लेकिन एक काम पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो इसमें फ्यूचर परफेक्ट हमने जो है वो इस्तेमाल करना है। चलें जी, हमारे लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया है। जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो, आप सब लोग इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।